नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी बिहार में जब जब जुबान खोल रहे हैं तब तब फंस रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की एक क्लिप, भाषण की एक क्लिप वायरल हो गई है और उस क्लिप के साथ अटैच किया गया है 10 साल पुराना 10 साल पुराना जो भाषण था मोदी का, उसकी एक क्लिप। दोनों क्लिप्स में कोई अंतर नहीं है, हूबहू 10 साल पहले जो बोला था मोदी ने वही 10 साल बाद बोला है। ये दोनों क्लिप सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मोदी का 10 साल पुराना भाषण ही रिपीट हो गया है। यानी 10 साल पहले जो भाषण लिखा गया था, टेलीप्रॉम्प्टर पर आया था, 10 साल बाद फिर टीपी पर वही भाषण लोड हो गया और मोदी जी ने पढ़ दिया। या तो स्क्रिप्ट राइटर ने भी अब मोदी के लिए मेहनत करना बंद कर दिया है। स्क्रिप्ट राइटर भी पुराने भाषण उठा करके 2025 में थमा दे रहे हैं कि जाओ मोदी जी बोलो और फजीहत करवाओ। अब ये क्लिप दोनों आने के बाद सवाल है कि क्या मोदी के स्क्रिप्ट राइटर की छुट्टी हो जाएगी जो ऐसी चूक कर रहा है, अनजाने में कर रहा है या जानबूझ करके कर रहा है। इसके अलावा रवि किशन और चिराग पासवान का अद्भुत ज्ञान भी सामने आया है। तो बिहार चुनाव के अपडेट्स भाऊ के साथ, लाइए भाऊ को स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है भाऊ। बस एक छोटी सी 15-20 मिनट की चर्चा अपडेट्स के साथ करनी है। तो शुरुआत मोदी जी का भाषण 10 साल पुराना और अब का 2 विंडो में लगा है। बस सुनिए उसको ध्यान से। दर्शकों से भी निवेदन है, जरा ध्यान से सुने। भैया प्ले कर दीजिए। बिहार के नौजवान को बिहार में ही कमाई का अवसर मिलना चाहिए। आने वाला समय में बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा। 2 नवंबर 2015 बिहार के नौजवान को बिहार में ही नौकरी मिलनी चाहिए। 2 नवंबर 2025 बिहार का नौजवान बिहार में ही नौकरी करेगा। 2015 से 2025, अगर ये क्लिप है तो बहुत छोटी, 5-5 सेकंड की, 5-5 सेकंड के 2 क्लिप्स हैं। लेकिन अगर बिहार के लोग, बिहार के 14 करोड़ आबादी इस 2 विंडो को गौर से सुन ले तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा कि एक व्यक्ति 10 साल पहले कह रहा था कि आपको रोटी सब्जी डिनर में मिलना चाहिए। 10 साल बाद फिर कह रहा है रोटी सब्जी मिलना चाहिए। 10 साल में रोटी सब्जी का प्रबंध नहीं कर पाया। वैसे ही है, 10 साल पहले बिहार में नौकरी मिलनी चाहिए, 10 साल बाद बिहार में नौकरी मिलनी चाहिए। ये है मोदी जी का भाषण, यानी स्क्रिप्ट सेम है। अब देखिए कॉपी पेस्ट। हम कई बार कहे, जब मैनिफेस्टो आया था महागठबंधन का, तब भी हमने कहा था कि देखिए अब जब एनडीए का मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कॉपी पेस्ट डिपार्टमेंट अपने काम पर लग चुका है। अब भाषण में भी मोदी के भाषण में कॉपी पेस्ट, इसीलिए स्क्रिप्ट राइटर पर खतरा है। क्या तेजस्वी यादव का भाषण चुरा करके मोदी की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी? अब मोदी जी इतने कमजोर हो चुके हैं, उनकी टीम इतनी बुद्धिहीन हो चुकी है। जरा अगली क्लिप सुनिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। तेजस्वी यादव जब से बिहार इलेक्शन शुरू हुआ है, जब से उनके कैंपेनिंग शुरू हुई है, तब से हर भाषण में कहते हैं पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई की सरकार। अब मोदी जी भी कह रहे हैं पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई। तेजस्वी यादव से मोदी जी को भाषण चोरी करनी पड़ रही है, बहुत आश्चर्यजनक है। पहले मैं इसी पर एक सवाल बस लूंगा, उसके बाद आपको तेजस्वी, मीसा भारती, मनोज झा सबके क्लिप्स, सबके भाषण जो अभी जो नए नए मुद्दे आए हैं, मतलब अपडेट्स जो बिहार इलेक्शन के हैं, वो सुनवाएंगे। लेकिन पहला सवाल यही भाऊ, अब क्या हो गया? मोदी जी की वो टीम, कहा जाता था, हम लोग भी कहते थे ना, मोदी के पास वो टीम है
जो नैरेटिव सेट करती है। मोदी के पास वो टीम है, मोदी आगे चलते हैं जहां तक लोग सोच नहीं पाते, विपक्ष सोच नहीं पाता, मोदी की टीम वहां पर जो है नया नैरेटिव बना देती है, नया सियासी पिच बना देती है। अब तो मोदी जी के पास न पिच है न नैरेटिव है, ये तो कॉपी पेस्ट डिपार्टमेंट के जो है मुखिया हो गए हैं। देखिए आशीष जी, अली बाबा और 40 चोर एक बहुत बढ़िया कहानी है, हम्म हम्म दर्शक समझ गए होंगे। हम्म भारतीय जनता पार्टी के पास अपना क्या है? अपना इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन का कोई इतिहास नहीं। इतिहास है तो वो काली पोतने वाला है चेहरे पे। लेकिन जब आपको वर्तमान में चुनाव लड़ने हैं और उपलब्धियां बतानी है तो आप सरदार पटेल की चोरी कर लोगे। गांधी परिवार से नेहरू जुड़े हुए हैं, नहीं तो वो नेहरू को भी उठा लेते, अपना बना लेते। महात्मा गांधी और सरदार पटेल को ऐसा मार्केटिंग करते हैं मानो ये संघ की शाखा से निकले हुए हैं। हाँ। है ना? उसके बाद मैनिफेस्टो ये दूसरे का लेते हैं। ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। अभी दिनकर जी का हमने शो भी किया था उसके ऊपर। दिनकर जी मरने के बाद इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे। ये सिर्फ अमित शाह कर सकते हैं, बीजेपी कर सकती है। अब आपने कहा कि 10 साल पुराना भाषण और आज का भाषण कट पेस्ट हो गया, डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, वो सब अपने जगह पे है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है बिहार की, आप उस पर ध्यान दीजिए। 10 साल पहले जो बिहार था आज भी वही बिहार है। ये मैं नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं। 10 साल पहले मोदी जी पलायन के खिलाफ यही नौकरी देने की बात कर रहे थे। 10 साल के बाद भी मोदी जी पलायन के खिलाफ यही नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो इस 10 साल में सत्ता का मक्खन खाया किसने? बिहार की जनता को लूटा किसने? बिहार की जनता का विश्वासघात किया किसने? 10 साल पहले मोदी जी के इन्हीं शब्दों पे विश्वास रख के बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता में लाया था। 10 साल से केंद्र में मोदी है, 10 साल से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है। बीच में 15-16 साल के लिए, 15-16 महीने के लिए जो दूसरी सरकार आई थी, वो सरकार कम से कम नौकरी देने वाली आई थी, लेने वाली तो नहीं आई थी। तो मोदी जी स्वयं अपने भाषण में कहते हैं कि 10 साल से मैंने कुछ नहीं किया, 10 साल मैं नाकारा साबित, 10 साल नीतीश कुमार नाकारा साबित, और आने वाले 5 साल के लिए हम ही नाकारों को फिर चुनाव जितवा दो। मैं उसमें वो देखता हूं, स्क्रिप्ट राइटर भी करेगा क्या? बिहार के प्रश्न यदि वही है तो स्क्रिप्ट राइटर क्या करेगा, मुझे बताइए आशीष जी। बिहार के प्रश्नों में थोड़ा भी तब्दीली आती, बिहार में आती कि बिहार में पहले 5 लाख लोग बाहर थे, अब मात्र 50 लोग बाहर हैं, हम उनको भी लेके आएंगे, तो समझ में आता है स्क्रिप्ट बदला है। बिहार में तब भी स्थिति आज है, आज भी स्थिति यही है। बिहार में कुछ नहीं बदला, मुख्यमंत्री भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, समस्या भी वही है। बिहार में कुछ नहीं बदला। बदला तो इन लोगों का प्रारब्ध बदला। इनके गोद में बैठे हुए उद्योगपति अब जो अरबोपति हो गए, इनके नेता और चाहते अधिकारी अरबोपति, करोड़पति हो गए, यही बदला। इनका समर्थन करने वाले बाहुबली पैरोल पे छूट के बाहर आके चुनाव लड़ सकते हैं। यही बदलाव हुआ। एक सामान्य इंसान के जीवन में बिहार में क्या बदलाव हुआ, ये कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे हैं 10 साल पहले जो स्थिति थी वो आज भी है। इसका मतलब 10 साल इन्होंने किया क्या है, और यदि 10 साल चांस देने के बाद जनता ने, यदि इन्होंने कुछ नहीं किया तो आने वाले 5 साल जनता क्यों बर्बाद करे? सवाल ये है। यदि आपको 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इसके बाद भी आपको कमाई, सिंचाई, इस पे बात करनी पड़े, दवाई पे बात करनी पड़े, कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई,
तो पर 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया? सिर्फ दिल्ली की सुनवाई की, दिल्ली की पालकियां उठाई, दिल्ली के दरबार में मुजरे किए जाके ये सलाम, क्योंकि हम सलाम वाले मुजरे को जानते हैं, प्रधानमंत्री अलग मुजरे की बात करते हैं। मुजरा शब्द भी बड़ा खतरनाक हो गया अभी, कॉपीराइट आ जाएगा बीजेपी का, तो प्रधानमंत्री का शब्द है, आपने कैसा यूज कर लिया। लेकिन मैं सलाम बजाता हूं वाली बात कर रहा हूं। क्या क्या 20 साल नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार कहते हैं यदि मैंने 20 साल क्या किया, तो शायद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को ही नहीं बता पाए कि 20 साल में कुछ बदलाव हुआ है बिहार में। नहीं तो प्रधानमंत्री 5 साल वाली पुरानी 10 साल वाली पुरानी बात फिर रिपीट नहीं करते। एजेंडा क्या है? क्योंकि आप फरेब बेचते हो, आप सपने बेचते हो, आप लोगों को चुनाव के समय जो बोलते हो वो जुमले होते हैं, कोई वादे नहीं होते। एक भी वादा महाराष्ट्र में निभाया नहीं उन्होंने, जो अभी अभी चुनाव हुआ है वहां पे किसान रास्ते पे है, क्यों है? एक भी वादा निभाया नहीं। जब आप वादा करोगे निभाओगे नहीं, तो वही चीजें अगले 5 साल के लिए भी आएगी। 2030 में जब चुनाव होंगे तब भी वही बातें होगी प्रधानमंत्री जी की, कि दवाई, पढ़ाई और कमाई, ये सारी बातें होगी। क्योंकि जो 20 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए, 10 साल में प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, आने वाले 5 साल में करेंगे, इसकी क्या गारंटी? सवाल ये है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नहीं, अब तो कुल मिलाकर के स्क्रिप्ट राइटर के बजाय दूसरी ओर जो विपक्ष संघर्ष में है, जिनको कुछ करने की इच्छा है, युवा है तो युवा सपने हैं। तेजस्वी, राहुल गांधी, ये युवा है, इनके सपने हैं। उनके यहां भी एक युवा है, पासवान, लेकिन उनके सपनों में भी यही लोग आते हैं। उनको सपने भी नहीं देखने देते बेचारे को। ये तो उसको मुख्यमंत्री घोषित करें। हाँ, उनको वही आदमी चाहिए झुक झुक के कहे कि हम कभी नहीं जाएंगे बाबा, हमसे गलती हो गई, अब हम नहीं जाएंगे बाबा। बिहार की अस्मिता को दिल्ली के पैरों के नीचे रोंदने वाले ये लोग बिहार की जनता का क्या भला करेंगे? इसलिए 10 साल पुराने भाषण आज रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैनिफेस्टो में वही बातें कर रहे हैं जो विपक्ष कर रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि राहुल गांधी से भी ज्यादा आग यदि किसी के दिल में होगी तो तेजस्वी के दिल में है, क्योंकि उसका अपना राज्य है। आशीष, अपना राज्य जन्म लिया है जहां में। खैर, ये जो भी बोल रहे हैं, पकड़ने वाले भी कौन है? तेजस्वी यादव ही पकड़ रहे हैं ये सब। ये जो क्लिप्स है, ये कॉपी पेस्ट वाला सब तेजस्वी की टीम पकड़ करके दिखा रही है लोगों को। तेजस्वी को सुनाते हैं जरा, तेजस्वी की बाइट प्ले करिए। आप सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री स्पष्ट। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम अपने आप को घोषित करवाया। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? वाकई मोदी पे तो बहुत तेजस्वी भारी पड़ रहे हैं, तर्क में भी। मीसा भारती को सुनिए जरा, मीसा भारती एक बार बाइटें सुनिए। ये सब रिएक्शंस इन्हीं सब से अभी जो है पता चलेगा बिहार का नब्ज। प्ले करिए। का दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है
कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। तभी ना इन लोगों के एनडीए के नेताओं का इतना मन बढ़ा हुआ है बिहार में। आए दिन ये लोग कट्टा चलाते हैं आम जनता पे, निहत्थे लोगों पे। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो आप बाकी लोगों से क्या किस तरह का उम्मीद रखिएगा। आज लालू जी और आप भी मैडम रोड शो करने वाली हैं दोपहर को, किस तरीके से, क्योंकि चुनाव अवसर पर है। देखिए, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तबीयत आप सब लोग को है पता कि अस्वस्थ है, लेकिन क्योंकि आप देखिए कि इसी में दिवाली भी था, छठ भी था, और 3 दिन से मौसम की भी मार थी, तो समय बहुत कम मिला लोगों को जाने का। तो उन्होंने दानापुर में रोड शो का हम लोगों ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का रखा है, तो वो जाएंगे। परिवार में ही अंतर कलह का जिक्र बार बार अब एनडीए करती है दोनों भाइयों को लेकर मैडम। हाँ, क्योंकि बिहार को, हमारे परिवार के अंतर कलह, हमारे परिवार को गाली देने से अगर बिहार की तरक्की होती है, बिहार के बेरोजगार नौजवानों भाइयों को रोजगार मिलता है, तो खूब इन सब बातों की चर्चा करिए। लेकिन परिवार एकजुट है। ये बार बार चुनाव में परिवार से किसको फर्क पड़ रहा है, किस नौजवान को फर्क पड़ रहा है। जिस तरीके से कल पीएम मोदी की जिस तरीके से रैली थी पटना में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जो है ट्रक पे नहीं दिखे, सवाल क्या कहिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेल कर चुकी है। नीतीश कुमार की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है ना, उसकी आवश्यकता भाजपा को है। और यही दर्शाता है कि कल के रोड शो में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले तो इसी पे आप लोग को प्रश्न पूछना चाहिए था कि ये जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास रचा गया, पहली बार भारत में शायद, है ना, ये करके दिखाया। और सारे टीम के मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामना। और मुझे लगता है कि सिर्फ हम पुरुषों की टीम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं उनसे मेरा एक यही आग्रह होगा कि महिलाओं के लिए भी उसी तरह का फैसिलिटीज़ हों, उनके लिए उतना ही ध्यान दिया जाए। क्योंकि देखिए, आज उन लोगों ने इतिहास रचने का काम किया। तो मेरी तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से भारतीय टीम, महिला टीम को बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह से वो लोग खेलें। अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि लालू के बेटे अगर सरकार में आएंगे तो 2-3 ऐसे मंत्रालय खुलेंगे जिसमें किडनैपिंग होगा, एक्सटॉर्शन होगा, यही सब नए मंत्रालय खोले जाएंगे बिहार सरकार में। क्या कहिएगा इस पर? तो उनकी मैंने वही कहा ना कि उनकी सोच वैसी है, उनकी सोच। क्योंकि आज देखिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा है। अमित शाह जी भी तो तड़ीपार हुए थे, जेल गए थे, और अभी होम मिनिस्टर हैं, है ना। और उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं ऐसे डराने धमकाने वाला? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बेनामी। तो ये सब तो एक्सटॉर्शन का ही ना धंधा है। आप विपक्ष में जो उनकी बात को, आज देखिए प्रधानमंत्री ने नवादा में सभा की है, किसके लिए की है? जब वो हमारे दल में थे तो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते थे। आज मुंह नहीं खुला प्रधानमंत्री जी को नवादा में, तो कौन से वॉशिंग मशीन? बखिया उधेड़ दिया भाई बहन ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। कट्टा कट्टा, एक्सटॉर्शन, तड़ीपार, एक्सटॉर्शन वाली एजेंसियां, वॉशिंग मशीन सब बोल दिया एकदम। मतलब ये देखिए, समझता है, जनता को समझता है अब बोलने में। नहीं, बोलने में तो बहुत। देखिए क्या है, आपको लगता है कि आप ही बोलते हो, किसी को बोलने नहीं देते हो। आपको लगता है कि आप जितने चैनल के वो लोग थे, मिसा भारती का रिएक्शन कितने नेशनल चैनल ने दिखाया होगा? हाँ 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 हाँ, नहीं दिखाया, लेकिन आया ना। हमारे जैसे लोग हैं जो सामने लाते हैं सच्चाई को। तो कुल मिलाकर मिसा भारती ने तो पूरा खाका खींच दिया, पूरा आईना दिखा दिया कि आप क्या हो।
कट्टा, बिहार में आके बिहार के युवाओं को आप कट्टक भाषण दे रहे हो। मनोज झा को जरा सुनते हैं हम, एक एक ये जो है ना ये रिएक्शंस, इससे पता चलेगा कि कौन भाषण कैसा दे रहा है और कौन रिएक्शन कैसा दे रहा है। मनोज झा सुनाइए। कि सन 52 के बाद ये संभवतः पहला चुनाव है बिहार का जो इतना क्रिटिकल चुनाव है। ये चुनाव मेक और ब्रेक है। ये चुनाव बुनियादी बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार को टाइम मशीन में रख करके पीछे धकेला जाएगा या एक नई टाइम मशीन में रख करके बिहार को आगे ले जाया जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार के हिस्से में टूटी फूटी ट्रेनें आया करेंगी और पूंजी गुजरात जाया करेगी। ये हमें गुजरात से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो नजर गुजरात के लिए होती है, पूंजी निवेश का मामला हो, विकास का मामला हो, वही नजर बिहार को चाहिए। सौतेलापन बिल्कुल नहीं, भाई की तरह रहने को, बहन की तरह रहने को तैयार है, लेकिन कोई सौतेले भाई की तरह ट्रीट करे, हमें सौतेली बहन की तरह ट्रीट करे, और गुजरात में निवेश का भाषण हो और बिहार में श्रमिकों के प्रवेश का भाषण हो कि कैसे श्रमिक प्रवेश करें गुजरात में। ये परिपाटी बदलने का चुनाव है। इसलिए जब गठबंधन के नेता तेजस्वी जी ये बात कहते हैं तो उनको भी गुजरात से विरोध नहीं है। अरे गुजरात तो हमारे बापू का राज्य है, महात्मा गांधी का राज्य है, अमित शाह जी और मोदी जी का राज्य नहीं है। उस राज्य को हमेशा जाना जाएगा बापू के राज्य के रूप में, पटेल के राज्य के रूप में। अब सुनिए, बिहार को सौतेला व्यवहार न किया जाए कि बिहार के लिए खाली निवेश गुजरात में और मजदूरों का प्रवेश बिहार से गुजरात में। इस पर जनाब चिराग पासवान की बाइट सुननी जरूरी है कि कितना ये बिहार के नेता हैं, बिहार के लोग किसके पीछे चले। जरा चिराग को सुनिएगा, चिराग को लाइए, चिराग की सुनवाइए बाइट। समझ नहीं पाते हैं जब समय इतना कम है। हम सब लोग अपने एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को बांटकर हम लोग प्रचार करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं बाय रोड भी वो जा रहे हैं, हर संभव तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस बार हम लोगों को इस बात को मानना होगा कि प्रचार के लिए समय हम लोग को बहुत कम मिला है। जहां एक तरफ बीच में त्योहार आ गए, दिवाली, छठ की अगर हम बात करें तो नहाए खाए से लेके जो उगते सूरज को अर्घ देने तक का दिन था, लगभग वो 4 दिन ना के बराबर प्रचार हुआ। उसके बाद प्रकृति ने जिस तरीके से इतनी भारी वर्षा और जिस तरीके से मौसम खराब हुआ, 2 दिन उसकी वजह से प्रचार स्थगित हुआ। जिस तरीके से हम लोग कर सकते थे बाय रोड ही हम लोगों ने किया, बट हम लोगों ने तो कम से कम बाय रोड किया भी। मुख्यमंत्री जी देखिए 250-300 किलोमीटर बाय रोड गए, 2 दिन हम बाय रोड गए। महागठबंधन का कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाय रोड भी जाकर प्रचार करना संभव समझा हो। तो ऐसे में एनडीए ने जिम्मेदारियों को बांटकर हर मंच पे अगर पांचों दल एक ही साथ एक ही जगह पे रहेंगे तो उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है लीडरशिप क्वालिटीज का, जो कि अलग अलग दलों के नेताओं के पास है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये पहले ही डे 1 हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि पहली सभा में पांचों दल हम लोग एक साथ होंगे, और जब प्रचार समाप्ति पर होगा 8-9 तारीख के आसपास फिर एक और मंच पर हम सब लोग एक साथ होंगे। और इस दौरान हम लोग अलग अलग जिम्मेदारियां। ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है, 4-4 महीने से आकर यहाँ कैंप किया, क्या बिहार ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है देश के प्रधानमंत्री के लिए? क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? हार से आप इतने निराश हो गए? ये बात आप बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है और बार बार बिहार आ रहे हैं और कैंप कर रहे हैं? अरे प्रभु, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं बिहारियों के लिए कितनी बड़ी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि मेरे प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं। कौन सा इससे पहले प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार इतना ज्यादा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 बार वो आ चुके हैं, चुनाव शुरू होने के बाद 4 बार वो आ चुके हैं। ऐसे में दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है, और ये हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है
ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि उनके पास कोई काम नहीं और बार बार बिहार आ रहे हैं, भाई आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो इस बात को लेकर और ज्यादा उत्साहित होना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं जिसका लाभ हो रहा है। आप अपनी राजनीति करने के चक्कर में आप धीरे धीरे तेजस्वी जी, मुझे लगता है बिहार और बिहारियों की भावनाओं को भी भूल गए हैं। भाऊ, मनोज झा ने क्या कहा था कि हमें सौतेला व्यवहार हमारे साथ ना हो। ये कह रहे हैं कि आप लोग खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, मोदी जी बिहार आ रहे हैं। सौभाग्य है बिहार के लोगों का, बिहार के लोग सौभाग्य। मोदी जी बिहार आ रहे तो बिहार के ही जनता पे कर्ज डलेगा। मोदी जी बिहार आ रहे तो जितना भी खर्चा हो रहा है, प्रोटोकॉल का जो खर्चा हो रहा है, वो बिहार की तिजोरी से जाएगा। बिहार के मोदी जी दे क्या रहे? कट्टा दे रहे, डाटा दे रहे, रील बनाने का काम दे रहे हैं, और 10 साल किया हुआ वादा फिर से निभाने की बात कर रहे हैं। यदि मोदी जी बरकरार रहे, नीतीश बरकरार रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2035 में जो चुनाव होंगे उसमें भी नीतीश बाबू हो सकता है व्हील चेयर पे आए, शरीर अलाउ नहीं करे तो हो सकता है मोदी जी भी व्हील चेयर पे हो, लेकिन तब भी बारीक आवाज में, थरथराती हुई आवाज में कहेंगे कि बिहार से पलायन नहीं होने देंगे। बता रहा हूं आपको, क्योंकि सेट फॉर्मूला है मूर्ख बनाने का बिहार की जनता को। मतलब ये उनको अनुमान है भाई राम आ गए तो हम बहुत ज्यादा खुश है। मोदी जी आए तो क्या लाए, जा रहे तो क्या देके जा रहे हैं। मोदी जी आए तो झूठे वादे लेके आए, जा रहे हैं तो झूठ परोस के जा रहे हैं। सपने जो वो खुद पूरे नहीं होने देना चाहते हैं वो दिखा के जा रहे हैं। क्योंकि बिहार की जनता यदि बिहार में काम करेगी तो सूरत में कौन काम करेगा? आशीष बाबू, सूरत में बिहारी चाहिए काम करने के लिए, इसीलिए बिहार में जमीन नहीं मिलती उद्योग लगाने के लिए। और गुजरात में मानो जमीन पे जमीन है, 3 लेयर जमीन है भाई। वहां तो महाराष्ट्र के उद्योग, गुजरात, यहाँ के पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका दे दिया। डिफेंस को भी, डिफेंस देश की सिक्योरिटी थ्रेट में डाल के भी वहां काम हुए। लोग कह रहे हैं कि वहां डिफेंस की सिक्योरिटी थ्रेट में है, जो रिटायर्ड ऑफिसर से वो बोल रहे हैं। रेगिस्तान में भी काम हो रहे हैं वहां पे, और यहाँ जमीन पे भी काम नहीं होंगे। क्योंकि बिहार की जनता को समझ लेना चाहिए, बिहार का भला सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो इस बात को बार बार ये करेंगे, क्योंकि यदि बिहार की जनता पढ़ लिख लाए, इनके नौकरियां यहाँ मिल जाएगी तो हमारा क्या होगा? हम लेबर कहां से लाएंगे? आज इजराइल को सवाल है कि लेबर कहां से चाहिए, वो भारत से मंगाता है। आ जाओ भाई कुछ काम करो यहाँ पे, ये कहां से लेबर मंगाएंगे? ये तो सप्लाई सेंटर है बड़ा, इसको कहां नौकरी पनपने देंगे? वो यहाँ खाली इस बिहार का आदमी चाहिए। और नीतीश कुमार भले ही बिहार के हो, लेकिन नीतीश कुमार का पूरा रिमोट कंट्रोल गुजरात के हाथ में है। अच्छा, एक बात कही कि बस चुनाव प्रचार हम ही कर रहे हैं, महागठबंधन गायब है। तो मैं बस केवल एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि चुनाव प्रचार में वाकई कौन कितनी जान झोंक रहा है। जरा ये आज का है, जब अभी बाइट मैंने सुना तो मैं कहा एक दर्शकों को दिखाई दे, प्ले कर दीजिए, पूरा दिखा दीजिए, फटाफट पूरा दिखा दीजिए, फटाफट दिखा दीजिए, पूरा दिखाइए, फटाफट दिखाइए पूरा। 14 रैली आज एक दिन में, तेजस्वी यादव एक दिन में 14 जनसभाएं, 14 जनसभा एक दिन में, ये अविश्वसनीय सा लगता है। शिवराज सिंह चौहान को हमने कहा था कई बार, हमने भाजपा को होते हुए भी इस मामले में, कि जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तो 8-9 रैली, 7 रैली, 8 रैली, 9 रैली करते थे। 14 जनसभा एक दिन में, आप कल्पना कर सकते हैं कि मतलब पॉसिबल कैसे होता होगा। बोल के आशीष जी, बोलने से कितना एनर्जी लगती है बोलने के लिए, हम जानते हैं। जिस दिन 7-8 प्रोग्राम हो जाते हैं तो शाम को किसी मतलब जाके लगता है कि घर जाके बस खाना खा के सो जाओ, तो लुढ़क जाओ बस। तो चलिए, चलते चलते 2 और बयान है, वो बयान सुनवा करके बस आपसे विदा लेंगे। और सबसे पहले सुनवा दीजिए जरा रवि किशन को, इनको सुनवाना थोड़ा रोचक था, इसलिए हम कहे कि इनको सुनिए जरा।
प्ले कर दीजिए। ना वो कल आए, उनके हाथ जितना मछली लगा है उसे करीबन, अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं, और हम लोग एक एक जनता के पास जाके वोट के लिए हाथ प्रणाम पाती कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कल गुरु गोविंद जी के उस जन्म स्थली पर गए जहां पर वोट बैंक की राजनीति। हम लोग भाजपा विकास के कार्यों के लिए एक एक वोट के लिए हम लोग जनता के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, विकास के कार्यों को गिनवाते हैं, नए घोषणा पत्र को गिनवाते हैं कि ये सारी घोषणा पत्र जो है इससे बिहार इतनी बड़ी ये आदमी अगर ये लगातार बोले तो बेइज्जत करवा के रखते हैं। पॉइंट सुनिए, हम लोग नए घोषणा पत्र बताते हैं, मतलब पुराना घोषणा पत्र में क्या किया कुछ बताने के लिए नया घोषणा पत्र बार बार बताते हैं। हम अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थली पे गए थे क्योंकि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। सुनो सुनो सुनो, ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ क्या व्यवहार किया था। ये 10 बार भी रोज भी गए गुरुद्वारे तो भी ये पाप धुलेगा नहीं। और उसके बाद बोलते, अरे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वहां पत्रकार किसी ने पूछना चाहिए था 5 मोटे पॉइंट बताइए आपके घोषणा पत्र के, ये बता नहीं पाएगा। नहीं पक्का नहीं, इसने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा अपना। कल तालाब में उतर गए, कूद के स्विमिंग किया, वहां तैरे, मछली पकड़े राहुल गांधी मछुआरों के साथ। ये आदमी क्या कर रहा है, वो मछुआरे वो मछली पकड़ रहे हैं, हम वोट पकड़ रहे हैं। हाँ बताओ बताओ, बराबर है। पहली बार सच बोला, ये भी जाला फेंक रहे, ये भी मछली को दाना डाल रहे पकड़ने के लिए। ये मतदाताओं पे जाल डाल रहे हैं। ये मतदाताओं को जागरूक रहना चाहिए। भाजपा का जाला आ रहा है, ये आपको पका के खाएंगे, पेट इनका भरना है, मरना आपको है, खून पसीने से टैक्स जमा करना है, ऐश ये करेंगे। खुद बोल रहे रवि किशन, हम नहीं। इसीलिए आखिर में हम सुनवाए। चलिए इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत सारे लोगों के रिएक्शन थे, सब सुनवा दिया हमने। नमस्कार। नमस्कार।